नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज का जो वीडियो है ये एक प्रकार का फरमाइशी प्रोग्राम है, क्योंकि एक हमारे घनिष्ठ मित्र की फरमाइश पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। उनका कहना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी कुछ बात करिए। जनरली मेरी जो ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं उसमें मैं इस विषय को जब पढ़ाता हूँ तो जनरली 3 घंटे की मेरी क्लास होती है। तो आज ये शॉर्ट कैप्सूल है तो हम इसको संक्षेप में जितना जितना संक्षिप्त रख सकते हैं उतना रखने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत संक्षेप में अपनी पूरी बात आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। हिंदी में इसे कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम, आर्टिफिशियल। अब दो शब्द है ना, ए से आर्टिफिशियल, आई से इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत मशीनों में मानव जैसी बौद्धिक क्षमता विकसित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे इंसानों में बौद्धिक क्षमता होती है तो ये कोशिश करते हैं कि मशीनों में भी वैसी ही बौद्धिक क्षमता, उसी प्रकार की इंटेलिजेंस उनमें विकसित की जा सके, ताकि मशीनें परिस्थितियों के अनुरूप अपने निर्णय ले सकें। जैसे इंसान परिस्थितियों के अनुरूप अपने निर्णय ले सकता है, तो मशीनें भी परिस्थितियों के अनुरूप, सरकमस्टांसेस के हिसाब से अपने निर्णय ले सकें, अपने डिसीजन ले सकें। और जनरली मशीन्स को इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। तो यहाँ ये प्रयास रहता है कि मशीन को इंसानी आदेश न देने पड़े, यानी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत ना पड़े। जैसी परिस्थितियाँ आए उसके हिसाब से वो अपने निर्णय ले लें और अपना काम कर दें। और जब कोई मशीन या ऑपरेटर्स या उपकरण सरकमस्टांसेस के हिसाब से, परिस्थितियों के अनुसार सीख करके समस्याओं का हल करता है या मशीन करती है, तो हम कहते हैं कि वो मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायरे में आ गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक सिस्टम के अनुसार काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत वास्तव में 1950 के दशक में हुई थी और एक अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और कॉग्निटिव साइंटिस्ट थे, उनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक उनको कहा जाता है। अब देखिए, एक शब्द हमने रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया, तो रोबोट्स, ROBOT, तो कभी कभी ये भी लोग पूछते हैं कि साहब इसका सही उच्चारण क्या है। कुछ मित्र समझते हैं कि इसमें टी साइलेंट है, इसको रोबोट नहीं कहना चाहिए, रोबो कहना चाहिए। तो हम ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इसमें कोई भी लेटर साइलेंट नहीं है, कोई भी लेटर साइलेंट नहीं है। तो इसको जब हम इंडिपेंडेंटली बोलेंगे तो रोबोट ही कहेंगे, और अगर फ्रेज में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे टी साइलेंट हो जाता है। जैसे रोबोकॉप्स, अब लिखा इसमें ROBOT है, लेकिन क्योंकि ये फ्रेज में हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर टी साइलेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंटली जब भी बोलेंगे तो रोबोट ही कहेंगे। ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में 5th जनरेशन नाम की एक योजना शुरू की। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए एक 10 ईयर्स प्रोग्राम, इसमें उसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। 10 साल के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी। उसके बाद और कई देशों ने भी इस ओर ध्यान दिया। ब्रिटेन ने इसके लिए LV नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। इंसान ने अपनी बुद्धि की मदद से मशीनों को बुद्धिमान बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। अक्सर आप उसका लाभ आप ले भी रहे हैं, अभी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। हालांकि ये तकनीक अभी शुरुआती दौर में ही है, लेकिन शुरुआती दौर में होने के बावजूद भी इसके क्रांतिकारी नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। जैसे आप ऑटोमेटिक कार्स के बारे में आपने सुना होगा, ड्राइवरलेस कार्स। एक सोफिया नाम का एक रोबोट, उसके बारे में आपने सुना होगा, जो बोलने और किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका अपनी बुद्धि से जवाब भी दे देता है।
अब कुछ लोग उसको फीमेल कहते हैं, कुछ लोग उसको मेल कहते हैं, अब आप जो भी कहिए वो है तो मशीन। और आईबीएम कंपनी का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस एक डीप ब्लू कंप्यूटर, उसके बारे में आप शायद पहले से भी जानते हो। उसने उस समय के जो शतरंज के इंटरनेशनल चैंपियन थे कास्परोव, उसको हरा दिया था। गूगल का भी एक अल्फागो नाम का एक उपकरण है, जिसने कंप्यूटर बोर्ड गेम में उसने एक खेल होता है गो, उसमें जो बेस्ट प्लेयर थे इंसान, उनको हरा दिया था। तो क्रांतिकारी परिणाम तो दिखने ही लगे हैं। लेकिन जब हम इसको विकसित करते हैं तो रोबोटिक्स के 3 यूनिवर्सल नियम्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, रोबोट किसी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसका ध्यान रखना चाहिए। और अगर इसका उल्टा हो गया तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो पहला ये यूनिवर्सल रूल है कि रोबोट किसी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और दूसरा, जो रोबोट है वो ह्यूमन बीइंग या जो उसका ओनर है, जो उसको इंस्ट्रक्शन देता है, उसके दिए गए इंस्ट्रक्शंस का पूरी तरीके से पालन करेगा, उसके निर्देशों का पालन करेगा। और तीसरा, यदि कोई विकट परिस्थितियां आती हैं तो विकट परिस्थितियों में रोबोट अपने अस्तित्व की सुरक्षा कर सकता है, लेकिन इसके जो पहले के 2 नियम अभी मैंने आपसे बात कही, ऊपर के जो 2 नियम मैंने अभी अभी बोले आपसे कि किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और जो उसका इंस्ट्रक्टर है, जो उसको इंस्ट्रक्शन देता है, या उसका ओनर है, तो जो ह्यूमन बीइंग है उसका उसके जो इंस्ट्रक्शन है उसको मानेगा। तो इन दोनों का ध्यान में रखते हुए अपनी सुरक्षा कर सकता है। ये नहीं कि सुरक्षा करने के लिए उसने पहले नियम का उल्लंघन कर दिया, इंसान को नुकसान पहुंचा दिया, या दूसरे नियम का उल्लंघन कर दिया कि जो उसका इंस्ट्रक्टर था उसके इंस्ट्रक्शन को नहीं माना, तो ये नहीं। ठीक, तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम गरीबी और बीमारी को ख़त्म करने के जो हमारा गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। और मशीनों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता और दक्षता, यानी जो उसकी क्वालिटी है और जो उसकी एफिशिएंसी है, उसमें और सुधार किया जा सकता है। क्योंकि हमारी एक लिमिट होती है ना काम करने की, थोड़ी देर बाद हम कहते हैं कि अब चाय चाहिए, या हम थक जाते हैं, पानी चाहिए, बोर हो जाते हैं, तो वहाँ तो ये सब होगा नहीं। तो उससे जो है क्वालिटी और एफिशिएंसी दोनों में निरंतर सुधार किया जा सकता है। और उसकी अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम होने लगेंगे तो जो ह्यूमन लेबर है, जो मानवीय श्रम बल है, उस पर भी प्रेशर कम हो जाएगा, उस पर दबाव कम हो जाएगा। इस टेक्निक से ऐसे जटिल कामों को किया जा सकता है जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ऐसे बहुत से ऐसे काम हैं जो संभव तो हैं, लेकिन मनुष्य के लिए हम कहते हैं ये अमानवीय परिस्थितियों वाले काम हैं, जैसे नालों में जाके सफाई करना, है ना, इस टाइप के जो काम हैं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस जो रोबोट्स हैं उनके माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा संवेदनशील और ख़तरनाक गतिविधियों में इस प्रकार की मशीनें जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है, उनका सहारा लिया जा सकता है। जैसे आपका आपदा प्रबंधन है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, और फायर वर्क्स है, आग पर काबू पाना है, तो उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे रोबोट्स का यूज़ किया जा सकता है जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया हो। समुद्र तल की गहराई में खनिज की, पेट्रोल की, ईंधन की खोज का काम किया जा सकता है इनकी मदद से। गहरी खानों में खुदाई का काम हो सकता है। कुछ और भी ऐसे, ये सब दुष्कर कार्य हैं, ऐसे और भी बहुत से दुष्कर कार्य हो सकते हैं जिनको टेक्निक की मदद से आसानी से हम कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में, मेडिसिन सेक्टर में, दवाओं के साइड इफ़ेक्ट, ऑपरेशन,
एक्सरे, बीमारी का पता लगाना यानी डायग्नोस्टिक्स में, उनकी जांचों में, रेडियो सर्जरी, ऐसे तमाम कामों में किया जा सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये महामारी आई हमारे अभी, जो अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी हो गई, तो अगर हमारे पास हमारे देश में ऐसे कई लाख अगर रोबोट्स होते जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता, तो फिर शायद हम बहुत से लोगों की जान बचा पाते, क्योंकि एक तो वो रोबोट्स में उस टाइप का इन्फेक्शन ना होता। जैसे इंसानी डॉक्टर्स में थोड़ा डर की भावना भी रहती है, तो और उनमें इन्फेक्शन होता भी है, तो वो डरते नहीं, और इन्फेक्शन का उस तरीके का खतरा नहीं होता। वो टेक्निक कर दी जाती कि उनमें इन्फेक्शन ना हो, और वो साहब ट्रीटमेंट कर देते। तो भविष्य में ऐसा हो सकता। अभी तो ये शुरुआती दौर है, तो भविष्य में इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा सकता है और इन कामों में प्रयोग किया जा सकता है। अब एक चीज़ तो आप डेली यूज़ करते हैं, जीपीएस टेक्निक है। अब तो हम अक्सर देखते हैं बड़े शहरों में लोग लोकेशन मांग लेते हैं या लोकेशन ढूंढ लेते हैं अपने मोबाइल में मैप पर, और जीपीएस की टेक्निक का प्रयोग करके हम किसी भी स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है, और बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। ये हम लोग तो रोज़ाना इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हमारे स्मार्टफोन में और कंप्यूटर में भी होता है। मैंने तो अपने कई दोस्तों को देखा है कि वो घंटों तक गूगल से बातचीत करते रहते हैं, क्योंकि अब तो गूगल में बोलने से भी सर्चिंग होती है और वो जवाब भी देता। तो वो तरह तरह के कभी कभी मूर्खतापूर्ण सवाल भी उससे करते रहते हैं कि भाई तुम्हारा मज़हब क्या है, और मेरी शादी कब होगी, और न जाने क्या क्या। उनको बड़ा मज़ा आता है ऐसी बातें करने में। ऊल जलूल उससे किया करते हैं, उनका टाइम उसमें पास होता रहता है, और उसमें उनको बड़ा मनोरंजन जैसा महसूस होता है। और वो और कोई उनके पास है होता नहीं है, तो वो उसी से ही, गूगल से ही बातचीत किया करते हैं। आपने भी शायद अपने कुछ दोस्तों को देखा हो, या हो सकता है कभी आपने ऐसा किया भी हो कि गूगल से ही आपने बातचीत कर ली हो। ठीक, जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं उनमें सब में तो ये होता ही है। इसके अलावा एलेक्सा के बारे में भी आप जानते होंगे, उससे भी कई लोग ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं, तरह तरह के अच्छे बुरे सवाल उससे करते रहते हैं, और जो उसकी समझ में आता है एलेक्सा की, उसकी तरफ से जवाब भी आते रहते हैं। तो इसमें अब लिखते समय आप देखिए, जब आप व्हाट्सएप पे कुछ लिख रहे हैं, फेसबुक पे कुछ लिख रहे हैं, तो लिखते समय जो कीबोर्ड है वो हमारी जो गलतियां हैं उसको सुधारता भी रहता है, और सही शब्दों का विकल्प भी हमें देता रहता है। तो उसमें भी आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वित्तीय संस्थान हैं, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें डेटा को व्यवस्थित करने के लिए और डेटा का मैनेजमेंट करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस जो मशीन होती है वो कभी कोई ब्रेक नहीं लेती। उसको चाय पीने का मन नहीं होता, उसको प्यास नहीं लगती, उसको भूख नहीं लगती, और वो मशीन बोर भी नहीं होती, उसमें कोई संवेदनाएं तो है नहीं। तो वो घंटों घंटों तक बिना रुके काम कर सकती है। तो मुझे तो कभी ये खतरा लगता कि जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ, पढ़ाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस रोबोट मेरी जगह ले ले। हालांकि ये अभी दूर की बात है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्लासरूम्स में भी ये होने लगे, क्योंकि वो तो थकेगा भी नहीं। और हम जब पढ़ाने जाते हैं तो हर 1.5 घंटे बाद टी ब्रेक हो जाता, 15 मिनट का टी ब्रेक होता है, हम चाय पीते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट भी चाय पीते हैं। लेकिन अगर वो होगा तो फिर वो थकेगा नहीं। मैं तो थकता हूँ और मुझे प्यास भी लगती है, मुझे चाय पीने का भी मन होता है। लेकिन अगर मेरी जगह अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस अगर रोबोट आ गया तो वो थकेगा नहीं, उसे चाय पानी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके हम गलती कम से कम करते हैं, क्योंकि गलती वहाँ नहीं होगी। जो प्रोग्राम कर दिया गया वैसे ही वो करता रहेगा, और जो भी काम है उसको 100% सटीकता से किया जा सकता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए कैसे कैसे इसके अनुप्रयोग बताता हूँ। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं ब्रिड एनी पर्नेल। इनको 2001 में एक फिज़िक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था।
तो इन्होंने क्वांटम फिज़िक्स के बारे में कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की और उसके एक्सपेरिमेंट किए और उसके नतीजे आए और उसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला। लेकिन ये सब काम करने में उनको ही स्पेंट 40 years फॉर दैट, 40 साल उनको लग गए थे। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त एक कंप्यूटर ने उसको 1 घंटे में कर दिया। जो काम उनको 40 साल करने में लगे, जिस काम को, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 1 घंटे में हो गया। तो यू जस्ट इमेजिन द कैपेसिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसकी जो क्षमता है और जो इसकी दक्षता है, आप इसी एक उदाहरण से इसका अनुमान लगा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके कैंसर के इलाज का, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको भी दूर किया जा सकता है। अच्छा, इसे अब मैंने इतनी बातें बता दी तो आप ये मुझसे पूछ सकते हैं भाई सब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्या कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? हर चीज़ के सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो कुछ जो संभावित नुकसान हो सकते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो बेरोज़गारी हो सकती है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी फैल सकती है। क्योंकि अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस रोबोट्स या कंप्यूटर से काम होने लगेगा, तो जैसा मैंने पहले कहा, वो ना थकता है, ना पानी मांगता है, ना चाय मांगता है, ना खाना मांगता। तो इंसान को तो ये सब चीज़ें चाहिए। तो बड़े पैमाने पर रिप्लेसमेंट हो सकता है, मेरी जगह रोबोट आ सकता है। अगर मेरी जगह रोबोट आ जाएगा तो मैं बेरोज़गार हो जाऊंगा। ऐसे ही बड़े पैमाने पर हो सकता है। वो फैक्ट्रीज़ में, कारखानों में, बैंकों में इसका व्यापक प्रयोग करने से हज़ारों लोगों की नौकरी छिन सकती है। हालांकि ये अभी बहुत दूर की बात है, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट विल टेक टाइम। अभी तो खाली एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे हम चल रहे हैं, लेकिन ये अनुमान की बात है। और कीमत इसकी बहुत ज़्यादा है। अभी वर्तमान में इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो अभी अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त अगर कोई मशीन लगाना चाहते हैं तो ये महंगा सौदा होता है, और ख़राब हो जाने पर इसको ठीक करना भी आसान भी नहीं होता। उसके लिए आपको क्वालिफाइड साइंटिस्ट मिलना, क्वालिफाइड इंजीनियर मिलना इतना आसान नहीं है। और मिल भी गया तो उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, और अगर ख़राब हो गया है तो उसको सही करने की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। पहले तो उसकी ख़रीदेंगे आप तो वही कॉस्ट ज़्यादा होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होगी। ख़राब हो गया तो उसको ठीक कराने में भी काफ़ी खर्चीला मामला होगा। और इससे जो है हमारी जो क्रिएटिव पावर है वो ख़त्म हो सकती है। अगर हम इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहने लग जाएंगे तो हमारी जो क्रिएटिव पावर है, जो रचनात्मक शक्ति है, वो ख़त्म हो सकती है। हमारी जो इनोवेटिव थिंकिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इनोवेटिव थिंकिंग तब तक रहती है जब हम अपने दिमाग का प्रयोग करते रहते हैं, तभी तक इनोवेटिव थिंकिंग रहती है। अगर हम वो प्रयोग ही बंद कर देंगे तो फिर थिंकिंग शायद इनोवेटिव ना रहे। इसके अलावा हमारे अंदर आलस्य की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिल सकता है। आप उदाहरण देखिए, अभी तक टीवी को जो है रिमोट आने से पहले टीवी को ऑन ऑफ करना होता था तो हम उठते थे और जा कर के स्विचेस को दबाते थे और ऑन या ऑफ़ करते थे, और चैनल बदलना होता था तब भी हम टीवी के पास जाते थे, मैनुअली करते थे। तो अब तो हम काफ़ी दूर से अपने बेड पर बैठे बैठे ऑन ऑफ भी कर लेते हैं और चैनल भी बदल लेते हैं, वॉल्यूम हाई लो कर लेते हैं। तो एक प्रकार का आलस्य आ ही गया ना। तो अब अगर बड़े पैमाने पर ये सब चीज़ें होने लगेंगी तो आलस्य की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलेगा। और अगर हम बिल्कुल ही आलसी हो जाएंगे तो हमें स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियां हो सकती हैं, कई मनोविकार हो सकते हैं, मनोविकार संबंधी चिंताएं हो सकती हैं। इसके अलावा भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए ख़तरनाक हथियारों का भी निर्माण हो सकता है। इसकी बहुत संभावना है कि मानव एआई की मदद से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसी मशीनें बना दे, ऐसे ऑटोमेटिक हथियार बना डाले जो खुद ही पूरी मानव सभ्यता को, मानव जाति को ही समाप्त कर दे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ज़रा सोचिएगा, क्यों नहीं हो सकता? संभावना की बात कर रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो ऐसा होने पर, अगर ऐसा हो जाता है तो कुछ लोग संपूर्ण मानव आबादी पर शासन कर लेंगे,
करने लगेंगे कि और जिनके पास इस टाइप की ताकत होगी और जिनके पास नहीं होगी उनका शोषण होने लगेगा। और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई जो मशीन्स हैं वो सही और गलत का फ़र्क नहीं कर सकती। ठीक, तो ऐसी जो टेक्निक्स हैं, जो इस टेक्निक का प्रयोग करके जो मशीन बनेगी वो तो अपने जो उसको प्रोग्राम कर दिया गया है वैसी चलेगी, तो वो सही गलत का निर्णय शायद न कर पाए। और इसके अलावा इनमें मशीनों में कोई भावना या कोई नैतिक मूल्य, कोई वैल्यूज़, कोई मॉरल वैल्यूज़ वो सब तो होती नहीं है, और वो सही और गलत काम में फ़र्क नहीं कर सकती। उनको जैसा प्रोग्राम किया गया वैसे करेंगी। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का ये दावा है कि फ्यूचर में, भविष्य में ऐसे रोबोट्स अभी डेवलप कर लिए जाएंगे जो सही या गलत, उचित अनुचित का निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे और उसके साथ साथ मानवीय संवेदनाओं से भी युक्त हो सकते हैं। ये तो बड़ा खतरनाक लगता है कि अगर उनमें भी मानवीय संवेदनाएं आ गई तो आगे नहीं कहूँगा, आप ज़रा कल्पना कर लीजिए इसकी। अगर ये होता है तो इसके फ़ायदे नुकसान दोनों हो सकते हैं। और हम जो है अनुभव के साथ बेहतर होते रहते हैं। हम कहीं गलती करते हैं, सीखते हैं, और जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है तो हम निरंतर बेहतर होते जाते हैं और नए नए अनुभव मिलते हैं बेहतर। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक के साथ ऐसा नहीं होगा, वो तो अपने सॉफ्टवेयर के अनुसार ही काम करेगी। तो इतनी जो बातचीत हमने की उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अभी जो टेक्निक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक है, अभी बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज में है। अभी बिल्कुल प्रारंभिक दौर में है। इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट और नेगेटिव इफ़ेक्ट, सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक परिणाम दोनों हो सकते हैं। ठीक, और तो वैज्ञानिकों को ये ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, कि मशीन जो है वो मनुष्य के लिए है, मनुष्य मशीन के लिए नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मशीन हम पर हावी हो जाए, इस बात का ध्यान हमेशा वैज्ञानिकों को रखना चाहिए। और मशीन को हम चाहे जितना डेवलप कर लें, टेक्निक को चाहे कितना भी ऊंचा ले जाएं, लेकिन जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जो भावनाएं हैं, अच्छे बुरे का भेद है, इन गुणों का स्थान शायद मशीन ले नहीं पाएगी। क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है कि मशीन जो है इन गुणों का स्थान नहीं ले पाएगी। एनीवे, लेट अस सी भविष्य में क्या होता है। जैसे हमने कहा कि किसी भी चीज़ के, किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देकर उन पर काम करें और ऐसी मशीन्स विकसित करें कि जिसमें नकारात्मक परिणाम कम से कम आए। मैंने प्रयास किया कि आज की ये वीडियो जितने संक्षिप्त हो सके उतना संक्षेप में मैं बात करूं। हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो मेरी ये बातचीत अगर आपको पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा अब तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द किसी नए टॉपिक के साथ अपने एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।